तो जो टॉपिक हमने पिछले वीडियो में आधा छोड़ दिया था, चलिए हम उसे आगे बढ़ाते हैं। दैट इज फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, या फिर खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये क्यों जरूरी है। हमने खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद मेरे ख्याल से आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हमारे बड़े हमें बाहर खाने को क्यों मना करते हैं। हमें रोड साइड फूड या जो ठेले वेले होते हैं उनसे खाने को क्यों मना करते हैं, हाथ धोने को क्यों कहते हैं। तो अब जब हम पहले उनसे गुस्सा होते थे, अब हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा में उनकी भूमिका क्या है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्रों का आज के टाइम्स में कितना महत्व है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम जीविका कमाना चाहते हैं, अपनी जीविका यहीं बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या अवसर और विकल्प मौजूद हैं। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले खाद्य गुणवत्ता। खाद्य गुणवत्ता उन गुणों की ओर संकेत है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करती हैं। तो इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वो वाले गुण हैं जो उपभोक्ताओं के लिए अच्छे गुण हैं और उनको प्रभावित करते हैं। ये एक परिपूर्ण संकल्पना है। तो ये जो गुण जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अच्छे ही नहीं हैं, इसमें बुरे गुण भी आते हैं, नकारात्मक गुण भी आते हैं। सकारात्मक में रंग, सुगंध और बनावट की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरी तरफ सड़ना, संदूषण होना, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा, इन सब की बात करते हैं। और संदूषण, अपमिश्रण, इनको हम पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। अब देखते हैं कि इसके कारक क्या हैं। फूड क्वालिटी या खाद्य गुणवत्ता में क्यों ध्यान रखना होता है। तो इसमें हमें देखना होता है पोषक विशेषताएं कौन सी हैं, गुण क्या हैं, उनका रंग, बनावट, रूप, स्वाद, सुरुचि, गंध, ये सब कैसा है, क्या वो सुरुचिपूर्वक है। ये जो गुण हैं इन्हें हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स या हम अपनी आंख, नाक, जबान, इन सब से हम इनको देखकर चेक कर सकते हैं। सामाजिक सोच विचार क्या चल रही है, और खाद्य सुरक्षा वो है या नहीं है, खाना सुरक्षित है या नहीं। जैसे ये दो सेब देखकर हम ये अपनी आंखों को देखकर ही बता सकते हैं कि इनमें कौन सा सेब सेब उसकी गुणवत्ता अच्छी है और किसकी खराब है। तो इसमें हम अपने जो हमारे सेंसरी या संवेदी जो हमारी संवेदना है, हम उनसे चेक कर सकते हैं। अब ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। सुरक्षा गुणवत्ता की का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। पूरे विश्व में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दोनों सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने खाद्य मानक तय किए हैं। ध्यान रखिएगा, सरकार और संगठन इसमें दोनों आएगा। और ये सुनिश्चित करते हैं कि खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं वो सुरक्षित है और अच्छी क्वालिटी का है। ये सभी सेवाएं शुरू से लेकर अंत तक होती हैं। पूर्व तैयारी, पकाना, संसाधन, पैक करना और सेवा देने हेतु हर जगह पर, हर स्टेप पर हमें ये ध्यान रखनी होती है। तो हम क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं। कच्चा माल क्या है और जल की गुणवत्ता क्या है। जल देखना बहुत जरूरी है। घर में भी तो हम अगर खाना बनाते हैं तो साफ जल लेते हैं। परिसर, कर्मचारी, उपकरण, खाद्य निर्माण, भंडारण, ये सब जगहें स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं या नहीं। और अगर नहीं है तो हमें इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। हम जो भी खाना बना रहे हैं उसको जब हम भंडारण करते हैं तो ताप जो है उपयुक्त होना चाहिए। अगर हमें फ्रीजर में रखना है तो वो चीजें फ्रीजर में होनी चाहिए। अगर बाहर रखनी है तो बाहर के तापमान पे होनी चाहिए। खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। हमने फूड साइंस पढ़ चुके हैं हम। और बेहतर सेवा के तरीके भी ढूंढने की लगातार कोशिश चलती रहती है। तो हमारी जो अच्छी आदतें हैं उनमें क्या है, अपनी अपनी सफाई, हम जो सामान ले रहे हैं उसकी सफाई, हम कार्य करते समय सफाई होनी चाहिए, तापमान भी सही होना चाहिए, और जहां हम कार्य कर रहे हैं वो जगह भी साफ होनी चाहिए। अब कुछ खाद्य मानक जब तक हम नहीं लगाएंगे, हम खाने को टेस्ट कैसे करेंगे। अगर हमें अपना एग्जाम भी पास करना है तो जब तक हमारे 33 मार्क्स नहीं आते हम पास नहीं होते। तो हमारे पासिंग के लिए जो मानक तय है दैट इज 33 मार्क्स। उसी तरह से हमने खाने के कुछ मानक तय किए हैं, और यह जो मानक हैं ये प्रत्येक पहलू में एकीकृत गुणवत्ता, स्वच्छता, पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति करने के लिए हैं। अलग अलग देशों में और देश के अंदर व्यापार बढ़ाने के लिए भी हैं। और ये खाद्य मानक नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता है। अगर हमारे पास मानक नहीं होंगे तो हम नियंत्रण भी नहीं कर सकते। तो मानक जो है वो 4 स्तर पर हैं। सबसे पहला है कंपनी स्तर का मानक, जो कि कंपनियां अपने लिए बनाती हैं, और ये ज्यादातर राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है। तो राष्ट्र मानक क्या है, जो राष्ट्रीय मानक संगठन बनाते हैं, जो सरकार बनाती है अपने पूरे देश के लिए, वो राष्ट्रीय होते हैं।
और ये जो राष्ट्रीय मानक है ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से उसके बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। फिर हम आते हैं क्षेत्रीय मानक। समान भौगोलिक, जलवायु इत्यादि से क्षेत्रीय समूह बनाए जाते हैं और उनके कानूनी मानकीकरण जो संगठन होते हैं वो क्षेत्रीय मानक बनाते हैं, जैसे सार्क हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, ये सब क्षेत्रीय मानक है। और अंतर्राष्ट्रीय मानक ऑब्वियसली कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाता होगा, तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। भारत में खाद्य मानक नियमन, इस रूल के बारे में अब हम पढ़ते हैं, मतलब फूड प्रिवेंशन एंड एडल्टरेशन एक्ट, ये उसका सिंबल है। और ये खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 में आया था, जिसे हम कहते हैं पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट। तो ये खाने में अपमिश्रण रोकने के लिए भारत सरकार ने बनाया था। तो भारत सरकार ने अगर बनाया है तो कौन से लेवल का मानक हो गया ये हो गया राष्ट्रीय स्तर का मानक, क्योंकि एक देश के लिए है ना ये। और इसमें 200 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं और इसी से हम समझ सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना मुश्किल अधिनियम है, बार बार इसको बदलना पड़ता है। और सभी उत्पादों को इस अधिनियम के अनुसार ही की सारी आवश्यकताएं पूरी करनी होती है और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पीएफए के अलावा भी हमारे देश में और कई अधिनियम हैं जो खाने में मिलावट को या खाद्य समस्याओं को रोकते हैं। जैसे फल और सब्जी उत्पाद आदेश, जैसे कि ये बना हुआ है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, तो ये किसके लिए होगा? फल और सब्जियों के उत्पादों के लिए, फल और सब्जियों के उत्पाद के लिए। मांस खाद्य उत्पादन, ये किसके लिए होगा? मांस खाने के लिए। और वनस्पति तेल उत्पाद, ये वनस्पति तेल और उससे जितनी भी चीजें बनती हैं ये उसके लिए सिंबल होता है। तो ये अचार है, किससे बनेगा अचार? सब्जी से। अब क्योंकि ये फल और सब्जी का उत्पाद है, इस पे एफपीओ का निशान होता है, आपको दिख ही रहा होगा। अब हम आते हैं कुछ स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण पर। ये जो है जरूरी नहीं है, सरकारी नहीं है, ये स्वैच्छिक हैं और ये अलग अलग श्रेणी कर हैं। इनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो है एग्मा, इसका निशान आपको दिख रहा है, ये इसका चिन्ह है। और ये कृषि उत्पाद, चाहे वो कच्चे हों या संसाधित, उनके लिए प्रमाणीकरण है। जैसे गेहूं के लिए भी हो सकता है और आटे के लिए भी हो सकता है और मैदे के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये सब कृषि उत्पाद है। ऐसे ही साबुत हल्दी के लिए भी हो सकता है और पिसी हुई के लिए भी। उसके बाद हम आते हैं बीआईएस का आईएसआई निशान। बीआईएस का आईएसआई या आईएसआई निशान आपने देखा होगा, ये भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस विभिन्न उपभोक्ता सामग्री के मानकीकरण से संबंधित है। अब ये क्योंकि उपभोक्ता सामग्री के लिए भी है और खाने के लिए भी है, तो ये आपको खाने पे भी मिल जाएगा, बिस्किट पे भी मिल जाएगा और बिस्किट के साथ साथ कुकर हो गया, आपका प्रेस हो गया, उस पर भी आपको ये मिलेगा। और आजकल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एफएसएसएआई, ये 2006 में आया था और खाद्य गुणवत्ता के नियमन के लिए सभी नियम का एकीकरण करता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे नियमों को हटाकर ये एफएसएसएआई लाया गया था और ये जो भारत लाया था ये 2006 में लाया था। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को या अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, चलिए अब इसको हम डिटेल्स में करते हैं। इसका उद्देश्य है खाद्य से संबंधित नियमों को समेकित करना, सबको जोड़ना, अलग अलग छोटे छोटे नियमों को हटाना। प्राधिकार, ये जो है भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार उसका नाम है, जिसे हम कहते हैं एफएसएसएआई। इसके कार्य हैं विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना। विज्ञान आधारित होंगे तो हम इन्हें अपनी लैब्स में चेक कर सकते हैं। उनका निर्माण भी देखता है, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात, इसमें हर स्टेप के लिए नियमन दिए गए हैं। मानव उपयोग के लिए फिर सुरक्षित और पौष्टिक खाना है, क्योंकि हर स्टेज पर हमने नियम बनाए हैं। पहले क्या होता था, जब खाना बन जाता था, पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता था, हम तब उसे चेक करते थे, पर ऐसा अब नहीं है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं है तो हमारे देश में भी ऐसा नहीं है। और इस अधिनियम में क्या कहा गया है? निर्माण परिसर और उसके चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां होनी चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से मानव स्वास्थ्य के खतरों के कारकों का आकलन करना और प्रबंधन करना, जो पीएफए में स्पष्ट नहीं था। तो पीएफए को हमें क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि पीएफए में कोई साइंटिफिक तरीका नहीं दिया था जिससे हम खतरों को, हर स्टेज पे खतरा हो सकता है, उसका आकलन करें और फिर उसको हम ठीक करें। यहाँ पर हम उसका आकलन भी करेंगे और उसको ठीक करने के तरीके भी बताएंगे। खाद्य नियमों के संगठीय मानकों या ऊर्ध्वाधर मानकों सुरक्षा या क्षैतिज मानकों में अंतर्राष्ट्रीय बदलाव को प्रतिबिंबित करता है।
अर्थात विशिष्ट से सामान्य की तरफ। अब हमें ये समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ऊर्ध्वाधर मानक और क्षैतिज मानक में क्या फर्क है? पहले जो हमारे मानक बनते थे वो अलग-अलग लेवल पे होते थे। जैसे ही हमने फलों के लिए बना दिया, ये मीट के लिए बनाया, ये तेल के लिए बनाया, अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग थे। इसे हम कहते हैं वर्टिकल। क्यों? क्योंकि इसमें हर का अलग-अलग एक हमें नियम बना हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हमने क्षैतिज मानक बना दिए हैं जो सबके लिए चलता है। अब FSSAI है, ये चाहे शहद हो, चाहे मैगी हो, चाहे आपका शरबत हो, ये सब पर समान रूप से लागू होगा। तो समझ आ गया आपको इन दोनों में बदलाव, और ये इंटरनेशनल लेवल्स पर उसी हिसाब से। अब हमने देश की संस्थान देख ली, अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते ऐसे हुए हैं, संस्थान भी और समझौते भी, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बचाने, रोकने और लोगों को शुद्ध खाना देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें शोध और व्यापार के नए तरीके भी हैं। इनमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले मुख्य संसाधन कौन-कौन से हैं? पहला है इसमें कोडेक्स इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स या फिर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसे हम CAC कहते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान। ISO 9000 आपने बहुत सुना होगा और देखा भी होगा। तीसरा है WTO या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले है CAC। CAC जो है एक अंतर सरकारी संस्था है, ये अंतर सरकारी है, और इसमें FAO और WHO, ये जो UN की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी शामिल होती हैं। आप इसमें देख सकते हैं FAO और WHO। WHO तो आजकल आपने देखा होगा सारे स्टैंडर्ड्स बना रहा है। जब कोरोना फैल रहा है, नए नए जितने भी हमारे गाइडलाइंस आ रही हैं, वो सब WHO दे रहा है। इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य मानक और सुरक्षा, खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुविधाजनक बनाना। तो ये जो मानक है, पहले उन्हें बनाना और ये देखना कि जो भी खाद्य पदार्थ तैयार हो रहे हैं वो सुविधाजनक भी हो। और इसमें जो है 2017 में 187 या 187 देश इसके सदस्य थे, और भारत भी इसका एक सदस्य है। अब इसका महत्व क्या है कि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि ये सरकारी है, और इसका अर्थ खाद्य नियमावली है। और इसमें जो खाद्य नियमावली होती है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए सभी खाद्य मानक पद्धतियों की नियमावली, जो वो मार्गदर्शन हमें दे रहा है और जो अनुशंसाएं दे रहा है, वो सब इसमें जुड़ा हुआ होता है। तो अभी देखा होगा, WHO बताता है हमें क्या खाना है, हमें कौन सी दवा लेनी है, कहाँ किस देश में क्या होना है। तो ये सारे नियम बनाना, मानक बनाना, ये सब WHO और FAO करते हैं कोडेक्स CAC में। विभिन्न देश राष्ट्रीय मानकों का विकास भी कोडेक्स मानकों के उपयोग पर ही करते हैं। तो जो हमने FSSAI पढ़ा था, वो भी कोडेक्स के मानकों पर ही था। भारत में इसका जो केंद्र है वो CGHS में है, DGHS ऑफिस के पास है, और अगर आप चाहो तो इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या फिर ISO। अब ISO जो है, ये राष्ट्रीय मानक संस्थान एक विश्वव्यापी गैर सरकारी संघ है। ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी, अभी वो सरकारी था। इनके मानकों को अपनाना बिल्कुल स्वैच्छिक है। लेकिन ये स्वैच्छिक क्यों अपनाते हैं लोग? क्योंकि इसमें नए स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जब हम सामान खरीदते हैं हमें पता होता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसका मिशन है कि सरकारी विनिमय को सुसाध्य बनाए, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी ये सहयोग देता है। तो ये जो, जब हम ISO की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये चाहे वो हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हो, वैज्ञानिक हो, टेक्निकल हो, जो भी हो, उन सबको विकसित करता है। और इसी के साथ साथ जो हमारे मानकीकरण चिन्ह हैं, उनको गतिविधियों के विकास में प्रोत्साहन देता है, और नए नए स्टैंडर्ड जो है वो लाने की कोशिश करता है, नए बदलाव और नई अ, खोज करता है। और इसका परिणाम क्या है? बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, और ये जो समझौते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप में ही होते हैं और फिर प्रकाशित कर दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग देशों के बीच मानकीकरण और ट्रेड में सहायता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसकी गुणवत्ता में ISO 9000 हमें दिया जाता है। ये जिस पर दिया है उसकी क्वालिटी अच्छी है। आइए अब देखें कि कोडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय ISO दोनों में क्या फर्क है। कोडेक्स जो है, ये राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए है। ये मानक सेट करता है, स्टैंडर्ड्स, ये दस्तावेजों से डील करता है, और ये मानक विकास करके ये तैयार करता है, ये स्वैच्छिक है।
तो यहाँ पर जहाँ हम रिटन काम कर रहे हैं, लिखने वाला पेपर का काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसे पूरी तरह से लागू करते हैं। ये सरकारी है, परिवर्तन की धीमी गति कम है, लेकिन यहाँ पर हर 5 साल में मानकों की समीक्षा होती है और उसे नए से नए रूप में बढ़ाया जाता है। ये न्यूनतम स्वीकार्य प्रक्रिया है। जैसे हमें पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, अब हम इसमें 90 नंबर भी तो ला सकते हैं। तो आईएसओ जो है वो वर्तमान मानक औद्योगिक प्रक्रिया है और ये बदलती रहती है, नए नए इसमें टेक्निक्स आती रहती हैं। ये अंतर सरकारी संस्था है, ये गैर सरकारी संस्था है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। अब यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है ये व्यापार से डील कर रहा है। व्यापार से अगर डील करेगा तो ज्यादातर चीजें व्यापार के ही लिए होंगी। ये 1955 या 55 में स्थापित हुआ था। ये व्यापार के समझौते लगाना हो गया, व्यापार के झगड़ों को सुलझाना हो गया, नीतियों का निर्धारण करना हो गया, इन सब में मदद करता है, सहज पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक और निष्कपटता पूर्वक करता है और इससे सब देशों के बीच में सहायता मिलती है व्यापार करने में। अब जो समझौते में इसमें जो समझौते होते हैं उसमें वस्तुएं भी हैं, सेवाएं भी हैं और बौद्धिक संपदा भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तीनों ये कवर कर रहा है। ये नियंत्रण भी करता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया, हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, हमने ये तो बना दिया कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पर जब तक हम उसको नियंत्रित नहीं करेंगे क्वालिटी कैसे अच्छी होगी। तो एक सुदृढ़ खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है और इसमें ये दोनों चीजें हैं। तो उसमें पहला है निरीक्षण और दूसरा है उसका विश्लेषण। तो खाद्य निरीक्षण और विश्लेषणात्मक क्षमता ये होनी जरूरी है। पहले हम देखते हैं खाद्य निरीक्षण। इसका उद्देश्य है कि जो हमने मानक बनाए हैं, जो हमारा खाना बन रहा है, जो खाद्य पदार्थ है, क्या वो उसके समानुरूप है। ये हम निरीक्षण के द्वारा देखते हैं, क्या वो दोनों सही हैं। अगर वो मानकों के अनुसार है तब तो ठीक है, वरना हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा। सभी खाद्य पदार्थों की सब स्टेजेस पर इसका अनुपालन होना जरूरी है, चाहे वो उत्पादन हो, हस्तन हो, संसाधन हो, भंडारण हो या फिर वितरण हो, उसका पालन होना जरूरी है। और इसकी प्रक्रिया क्या है? सरकार या नगर निगम जो है वो प्राधिकार खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति करती है। ये जो निरीक्षक हैं क्या करते हैं, जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वहां की वहां से वो सैंपल लेकर आते हैं और वो जो सैंपल्स हैं वो अपनी प्रयोगशालाओं में टेस्ट करते हैं। अब जब हम प्रयोगशालाओं की बात करते हैं तो ये हो गई विश्लेषणात्मक क्षमता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? जब हम उसे लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या हो गया कि अगर उसमें कोई संदूषण है, पर्यावरणीय रासायनिक जीव हैं, अविश है, हमने जितनी चीजें पहले पढ़ी थी, जीवाणु हैं, परपोषी अगर ये हैं तो इनका हमें पता लगाना होता है और उसके लिए हमें क्या चाहिए? पूरी तरह से सुसज्जित और सरकारी मान्यता प्राप्त पहली तो प्रयोगशालाएं चाहिए। फिर इन प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए हमें प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए और इन कर्मचारियों को लैब को चलाना भी आना चाहिए। जो भौतिक रासायनिक बदलाव आते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका क्या असर होता है, उनको कैसे स्टोर करना है, इसके बारे में भी उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब हमने खाने की क्वालिटीज टेस्ट कर दी, उसके मानक बना दिए। अब हमें उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, हम सुरक्षा कैसे करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे कि जो खाना है वो सुरक्षित हो। तो इसमें जो है खाद्य संकट आहार श्रृंखला के किसी भी चरण में उसमें प्रवेश कर सकता है। खाना उगाते वक्त अगर बहुत सारे पेस्टिसाइड का, केमिकल का इस्तेमाल हुआ है तो वो केमिकल्स भी तो खाने में आ जाते हैं। और सर्व करते वक्त अगर हमारा जो पैकिंग है अगर वो प्लास्टिक है खराब क्वालिटी की तो उसमें भी आएंगे। तो हर चरण में कहीं भी वो प्रवेश कर सकते हैं और संपूर्ण आहार श्रृंखला के अंतर्गत हमें नियंत्रण की जरूरत है, सिर्फ एंड में नहीं। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता निम्नलिखित के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। तीन आपको दिख रहे हैं, HACCP, GMP और GHP। अब ये तीनों हैं क्या? उत्तम निर्माण पद्धतियां, GMP। यहाँ है उत्तम हस्तन पद्धतियां जो हस्तन से रिलेटेड हैं और संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। ये बहुत जरूरी है, इन्हें ध्यान रखिएगा। ये हर स्टेप पर संकट का विश्लेषण करेंगे। संकट याद आया, हजार्ड हमने पिछली वीडियो में भी करा था। तो उत्तम निर्माण पद्धतियां या GMP ये सुनिश्चित करती हैं कि निर्माता और संसाधक ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी वो खाद्य पदार्थ बना रहा है उनके उत्पाद सुरक्षित हैं। तो अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर हो गई? निर्माता के ऊपर। संदूषण को कम करना या दूर करना ये भी कार्य करता है और गलत लेबल को भी रोकना। और गलत लेबल और अगर संदूषण कम कर रहा है तो उपभोक्ता को गुमराह होने से भी बचाता है। और ये जो भी नियम बनाता है उसका पालन हर एक निर्माता को करना जरूरी है। अब देखते हैं उत्तम हस्तन पद्धतियां, ये इसका सिंबल है। ये एक व्यापक अभिगम है
जो खेत से भंडार तक अथवा उपभोक्ता तक हर स्टेज पर किस तरह से हमें हस्तन करना है खाद्य पदार्थ का, उसको बताता है। संभावित स्रोतों की पहचान करता है, किस चीज के स्रोत, खतरे के स्रोत, और ये बताता है कि संदूषण के खतरे को कम करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन सी विधियां अपनानी है, क्या कदम अपनाने होंगे। और खाद्य पदार्थ के हस्तन करने वाले सभी व्यक्तियों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें उनमें बनाई जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु, HACCP। अब HACCP क्या करता है, खाद्य सुरक्षा का आश्वासन देता है। ये एक तरह का ऑडिट है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड्स है, इनको नापा जाता है। तो ये खाद्य सुरक्षा का आश्वासन देता है। कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है, जिनसे रोगजनक सूक्ष्म जीवों अथवा अन्य खाद्य संकटों के विकास में योगदान मिलता है। उसके हर चरण में हम देखते हैं कहाँ पर कितना खतरा हो सकता है, उसका आकलन करते हैं। और फिर खाद्य संकटों की जब पहचान हो जाती है तो खाद्य सामग्री एकत्रित करना, निर्माण, वितरण, खाद्य उत्पादों का उपयोग, कच्चे माल की खरीद, विनिर्माण, वितरण, खाद्य उत्पादों के प्रत्येक चरण के लिए फिर उपाय बताता है। तो पहले इसने क्या किया था, पहले इसने आकलन किया, और आकलन के बाद उसने उपाय बताए कि कौन कौन से उपाय से हम इन खतरों को रोक सकते हैं। अब इसमें दो चरण शामिल होते हैं। पहला है संकट की संभावनाओं को आकलन करना, और दूसरा है उसके लिए उपाय बताना। सिर्फ आकलन भी बेकार है और सिर्फ उपाय भी बेकार है। तो HACCP हम लागू क्यों करते हैं? खाद्य सुरक्षा जो है इसमें सुनिश्चित हो जाती है अगर HACCP है तो वो क्वालिटी अच्छी है। ये अधिक समय लगाने वाला और महंगा नहीं है, और इसमें पहले जो समस्या थी, पहले जो हमारे तरीके थे, उनमें समस्याएं तभी पकड़ में आती थी जब वो उत्पन्न होती थी। अब मान लो हमने यहाँ से बनाना शुरू किया, अब हमारा ये प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार हो गया। जब ये पूरा तैयार हो गया, अब हम इसे चेक करेंगे और इसमें अगर खतरा नजर आएगा तो हमें वापस यहाँ जाना पड़ेगा। जबकि HACCP क्या करता है, हर स्टेप पे चेक करता है। अगर इस स्टेप पे हमें कमी दिखी तो इसी स्टेप पे वो चेक हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जब समस्या उत्पन्न हुई तभी उसकी कार्रवाई कर ली और हमने खतरे की पहचान कर ली, और इस वजह से संसाधनों का प्रभावशाली तरीके से हमने उपयोग किया। जो हमारा FSSAI जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, वो इसी इसी पर लागू किया गया है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें भी हर चरण पर हम ध्यान देते हैं। अब इसके कार्यक्षेत्र क्या हैं, और अगर इसमें रोजगार करना हो क्या जरूरी है, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनली ये सब पढ़ाई लिखाई रोजगार के लिए भी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्वरोजगार और उद्यमशीलता, इसमें विश्लेषणात्मक खाद्य प्रयोगशाला में कार्य हम अपनी बना सकते हैं या कार्य कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के परामर्श दे सकते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में जाकर हम उन्हें कंसल्टेंसी दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं कि किस तरह से वो ये वाले ISO हो गया, HACCP हो गया, FSSAI हो गया, इनके निशान किस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको याद हो, बीच में पतंजलि का जो शहद आया था उसको FSSAI का निशान नहीं मिला था, तो वहां पर भी काउंसलिंग कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मिशन में भी काम कर सकते हैं, जिसमें लोगों को इसके बारे में जानकारी दे। अब इसका क्षेत्र क्या है, भारत में खाद्य उद्योग जो है 26% GDP का दे रहा है, और आने वाले वर्षों में इसका विकास बहुत तेजी से होने वाला है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत तेज विकास होगा तो सबको रोजगार मिलने के बहुत सारे चांसेस उत्पन्न होंगे। तो नियामक और स्वास्थ्य एजेंसियां दोनों में विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियां हो सकती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। परीक्षण प्रयोगशालाओं में निरीक्षक भी बन सकते हैं, परीक्षक भी बन सकते हैं, गुणवत्ता प्रमाणित करने वाले बन सकते हैं, ऑडिट होता है, हम ऑडिटर भी बन सकते हैं, और ऑडिट के लिए हम परामर्श भी दे सकते हैं किस तरह से ऑडिट हो, या फिर हम किस तरह से अपने ऑडिट को सफल बनाएं। शिक्षण और शैक्षिक संस्थाओं में काम भी कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। HACCP में विशेषज्ञ बन सकते हैं, यही जो मैंने बताया था आपको, ऑडिट कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। वैज्ञानिक लेखन कर सकते हैं, अपने ब्लॉग बना सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं, जर्नल्स में लिख सकते हैं, गुणवत्ता को कंट्रोल करने वाले बन सकते हैं, प्रयोगशालाओं में विशेषज्ञ का भी काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या पढ़ाई चाहिए, गृह विज्ञान चाहिए, और उसी के साथ साथ खाद्य विज्ञान, पोषण, या फिर खाद्य सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता, इस सब में बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। हम ये वाले कोर्सेज भी कर सकते हैं, और इससे आगे हमें रोजगार में बहुत मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से टॉपिक आपको अब क्लियर हो गया होगा। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खाने से रिलेटेड हैं। खाने पे ध्यान रखिए, सुरक्षित खाना खाइए। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। बाय।